नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। अपना स्पेशल शो मंथन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा की एक नई नीति की। ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर जिस तरह से कुक्कर मुत्तों की तरह शहरों के भीतर बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्या, नीतियां हैं, सरकार की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, उसे लेकर अधिकांश ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर जो है वो कटघरे में है। सरकार के आंकड़े कुछ और बताते हैं और ग्राउंड पे स्थिति कुछ और है। यह हम इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 स्टूडेंट जो है वो पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। एक कोचिंग सेंटर जो राजेंद्र नगर दिल्ली में था, वहां पर वो स्टडी करते थे और अचानक बारिश का पानी रोड पे आता है और उसके बाद पानी बेसमेंट के भीतर चला जाता है और वहां पर स्टडी कर रहे 3 स्टूडेंट जो है वो उनकी डूबने से मौत हो जाती है। वो बताया जा रहा है कि वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे और वहां पर उसी की कोचिंग ले रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स को बचा लिया जाता है। क्या जम्मू शहर में, जो जम्मू प्रोविंस के भीतर जितने जिले हैं, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जितने कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर्स हैं, यहाँ पर क्या ये नॉर्म्स सही जो सरकार की तरफ से तय किए गए हैं उसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं? जो रजिस्टर्ड हैं वो कहाँ तक रजिस्टर्ड हैं और कितने रजिस्टर्ड हैं, इसी को लेकर हम आज मंथन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं प्रवीण शर्मा जी, जो एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन्स के एमडी हैं, और हमारे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुरेंद्र शर्मा जी। पहला सवाल मेरा प्रवीण जी आपसे है, आप ही एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपके पास भी स्टूडेंट्स आते हैं। जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है, हर गली में, हर शहर के मोहल्लों में अगर कहा जाए तो भीड़ सी लग पड़ी है सेंटर खोलने की। क्या नॉर्म्स सरकार के हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है? क्या सही तरीके पर ये लोग उतर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिन बच्चों की मौत हुई है, ये जो एक दर्दनाक हादसा था, उनके माता पिता, उनके परिजनों को संवेदना प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोबारा कभी ऐसा ना देखने को मिले। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है और मैं जम्मू खित्ते की बात करूँगा, तो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रूल्स बनाए। उन रूल्स के तहत डेजिग्नेट किया गया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को उनकी वर्किंग को, उनकी फंक्शनिंग को, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करेगा और उसके बेसिस पे उनको रजिस्टर करेगा। और जब ये रूल्स आए तो यहाँ तक मुझे याद है 2015 में हम लोगों ने अप्लाई किया, 2015 में रजिस्ट्रेशन हुई, फिर उसके बाद 2-3 साल लग गए, 2018 में फिर से रजिस्ट्रेशन हुई और 2022 में लास्ट जो रजिस्ट्रेशन हुई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। अब एक बात मैं मतलब श्योर नहीं हूँ कि कितने इंस्टीट्यूशंस ने रजिस्टर किया, क्योंकि 2018-19 में जो हुआ उसमें कोई 50+ इंस्टीट्यूशंस थे पूरे जम्मू प्रोविंस। अरे जो सरकार का जो आंकड़ा है वेबसाइट पे डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन, उसमें 58 रजिस्टर्ड है, वो भी 2020 तक। लेकिन 2022 के बाद वो तो रजिस्ट्रेशन हुई नहीं। 2022 में रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके बाद नहीं। हाँ, उसके बाद नहीं हुई। और एक्चुअल में मैं ये मानता हूँ कि नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा हैं और बहुत सारों की अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। क्या वजह रही मैं कुछ कह नहीं सकता, उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि 2015, 2018 और 2022 में रजिस्ट्रेशन हुई है और वहाँ उसमें काफ़ी सारे नाम्स थे, पूरा एक डिटेल्ड फॉर्म था जिसको फिल करना पड़ा, जिसमें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस, ट्यूटर्स, उनकी क्वालिफिकेशन, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशंस, नंबर ऑफ रूम्स, साइजेस, बहुत सारे नाम्स थे। इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट है कि नहीं है, हीटिंग अरेंजमेंट है कि नहीं है, फायर सेफ्टी जो नाम्स हैं, बिल्डिंग सेफ्टी नाम्स जो हैं, वो सब कुछ फुलफिल करना पड़ा और हम सब ने अप्लाई किया। और हाँ, उसमें एक बात थी कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये परमानेंट नहीं होती, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होती है, फिर आपको दोबारा रिन्यू करना पड़ता है, जैसे स्कूल्स के केस में करना पड़ता है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो थोड़ा रेगुलर होना चाहिए था उतना फास्ट नहीं हुआ प्रोसेस, लेकिन रजिस्ट्रेशन होती रही है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर किया भी गया है, डिपार्टमेंट ने किया है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया है। और हाँ, ये भी बात है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस प्रोसेस से बाहर भी होंगे और मुझे लगता है अब सिंस इतनी बड़ी बात हुई है, पूरे देश में ये चर्चा हो रही है, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ भी होगा। और यहाँ अभी
हाल ही में हमारे जो डिवकम साहब हैं उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें डीसी जम्मू, म्यूनसिपल कमिश्नर जम्मू, जेडीए के जो वाइस चेयरमैन हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, इन सब ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसी मीटिंग के अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिनको कहा गया है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट आएगी, लेकिन मैं इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत में एक परंपरा है कि हादसा होने के बाद ही सरकारें जाती हैं, प्रशासन जाता है, रिपोर्ट नहीं आती। रिपोर्ट नहीं आती है। मैं सुरेंद्र शर्मा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा इस पर। अब मंथन कर रहे हैं तो इस चीज पे मंथन होना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं वो 12 गाइडलाइंस ऐसी हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जिसमें आपका जो पैरामीटर है, जो बिल्डिंग है उसका साइज, उनके रूम का साइज, उनका एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट और फायर सेफ्टी, फिर फ्लड से बचने के लिए आपके पास क्या सुविधा है, आपके पास क्या है, और साथ ही एक सबसे बड़ी चीज वहां पर है एज क्राइटेरिया कि 16 साल से कम के बच्चे को आप इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकते। उसमें आपको अलग से जो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर घरों में जो आपने निजी ट्यूशन होती है उसमें आप करवा सकते हो, लेकिन जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स है लेकिन उसमें 50 से ज्यादा बच्चे भी नहीं हो सकते क्लास में, वो भी एक नाम से रखा गया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये रखी गई है कि वहां पर जो लोग टीचर पढ़ाने वाले हैं उनकी कितनी क्वालिफिकेशन होगी, और साथ ही बच्चों को कैरिकुलर एक्टिविटीज भी चाहिए, सिर्फ वो स्टडी ही नहीं चाहिए, साथ में आपके मनोवैज्ञानिक के लिए भी एक टीचर चाहिए जो आपको फिजिकली या मेंटली तौर पर भी तैयार कर सके। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू प्रोविंस की चलो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो कुकुर मुत्तों की तरह जो भीड़ इस समय तो ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर्स की है, क्या ऐसा कुछ है इधर? देखिए बाबू जी, आपने जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात की, मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर भी इन चीज़ों को, गाइडलाइंस को कहीं फॉलो नहीं किया जाता होगा, क्योंकि लगातार आप देखिए कि नेशनल चैनल से लेकर लोकल अखबारों में देखिए आप किस हद तक और कितने बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट होती है ट्यूशन सेंटर्स की, कोचिंग सेंटर्स की। आपके घर सुबह अखबार आती है, 5-10 तो पैफलेट उसके अंदर होते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से इसकी मशरूमी हो रही है। बड़ी बात। दूसरा, 16 साल वाली आपने बात की, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल पैटर्न पर चल रहे हैं। आप देखिए इन्हीं कोचिंग सेंटर्स में अब यूनिफॉर्म भी बच्चों को डाली गई है। बिल्कुल, या आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आना है, उसी कोचिंग सेंटर का आपको ट्रांसपोर्ट भी लेना है, और शायद अंदर कैफेटेरिया भी होगा, कैंटीन भी आप चला रहे हैं। मतलब आप देखिए पैरेलल स्कूलिंग जो है वो आप कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है वो, और उसके पैरेलल में ही कोचिंग सेंटर जो है वो एक प्राइवेट स्कूल। दूसरा एक बड़ा पहलू रहा डमी क्लासेस का, ये भी एक नया कल्चर चल पड़ा है कि डमी क्लासेस, आपको अपने बच्चे को किसी स्कूल में नहीं भेजना, ना सरकारी स्कूल में ना प्राइवेट स्कूल में, डमी क्लासेस में भेजिए, आपके बच्चे को हम तैयार करेंगे, मोटी रकम लेंगे। तो ये सारी चीजें, उसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो 10-12 गाइडलाइंस की आप बात कर रहे हैं उसका कितना पालन होता होगा। एक बात, रजिस्ट्रेशन का आपने जिक्र किया 2020 की, 2022 में उसका अभी तक वो नहीं आया, लिस्ट नहीं आया कितने हैं कितने। तो अभी हम आप तो रिकॉर्ड बात कर रहे थे प्रवीण जी की, करीब 400 प्लस जो है, 500 के अंदर 500 सिटी के अंदर की बात हो रही है। इसके अलावा आप थोड़ा दूर दराज चले जाइए, अखनूर चले जाइए, मुठी चले जाइए, या और किसी इलाके में चले जाइए, तो वहां कितने चल रहे होंगे, और उन गाइडलाइंस को क्या फॉलो कर रहे हैं आप। आप देखिए कच्ची सोनी की तरफ ही चले जाइए, बिल्कुल छोटी छोटी गलियां, आप 2 लोग जो है वो मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकते। लेकिन मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर जो है वो गलियों में है, जहां कल को आग लगेगी ना तो फायर सर्विस की गाड़ी अंदर जा सकती है, ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें अंदर जा सकती हैं। तो कहाँ गाइडलाइंस जो है वो फॉलो हो रही हैं, जिन 10-12 गाइडलाइंस का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है प्रवीण जी, मैं एक थोड़ा सा ना डिफरेंसेस जानना चाहूंगा। देखिए जो 9th के बाद ट्यूशन बच्चों की शुरू हो जाती है, मैं बहुत से स्कूल्स, हम नाम नहीं लेंगे, जो बाहर से जो फ्रेंचाइज जहाँ पर आई हैं, वो बच्चों को, हम उनके क्लाइंट हैं, स्टूडेंट बच्चे नहीं हैं, जो किड्स हैं किड्स और क्लाइंट, वो उनके क्लाइंट हैं। वो ऐसा लग रहा है कि हमें अपना भुगताना देना ही देना है। मतलब कि जैसा पहले शर्मा जी कह रहे थे कि यूनिफॉर्म भी, गाड़ी भी, सब कुछ।
क्या वहाँ पर वो वाली कोचिंग 9th 10th 11th 12th, फिर उसके बाद आ जाता है जो बड़े सेंटर हैं जिस तरह से आप यूपीएससी की या जेएस की, तो दोनों के अंदर जब रजिस्ट्रेशन होती है क्या आप एक ही पैरामीटर है या फिर दोनों के अलग अलग है, या फिर क्या ऐसा कोई है कि ये जो ऊपर वाले जो यूपीएससी की जब बड़ी कोचिंग करवाते हैं जो बाहर से फ्रेंचाइज है उनका पैरामीटर अलग होगा और स्टेट वालों का अलग होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गाइडलाइन सेम है। रादर अगर देखा जाए तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात ही नहीं है। उसमें ऐसे लगता है जैसे ये स्कूल के बच्चों के लिए ही गाइडलाइंस हो, लेकिन उसी प्रोसेस के अंडर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर किया जाता है। चाहे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टीट्यूट जो है वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज ओनली, तो मैकेनिज्म सेम है, सबको एक ही प्रोसेस में है और सबको डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास ही अप्लाई करना पड़ता है। उन्हीं की टीम आती है, इंस्पेक्शन होती है, नाम्स हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और अच्छे खासे नाम्स है। ऐसा नहीं है, देखो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए, 2 एग्जिट कम से कम होने चाहिए जाने के लिए, और कुछ हो जाता है तो निकलने के लिए पर स्टूडेंट स्पेस जो है वो ईयर मार्क्ड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं, और जिनको रजिस्टर किया जाता है उनको वो करते भी हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ इंस्टीट्यूट इस प्रोसेस से बाहर हैं, तो शायद उनके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है। मैक्सिमम होंगे प्रवीण जी, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे। और एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स अभी रजिस्ट्रेशन के दायरे से खुद को बाहर रखते हैं, क्या ये बेपरवाही है, नियम कानूनों की डर नहीं है, कि सख्त नियम कानूनों का डर कहीं लगता है आपको कि डर हो तो जाहिर सी बात है वो रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा, वो सारे नॉर्म्स भी फॉलो करेगा, तो नॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कमजोरी तो होगी ना सरकार की ओर से, जिसकी वजह से इन इंस्टीट्यूट्स को डर नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन। अब हम जैसे बात कर रहे हैं सिटी के अंदर अंदर ही 400 होंगे, और पूरे प्रोविंस में, जम्मू प्रोविंस में 10 जिलों में कुल 58 है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नहीं है, नंबर बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं सरकार इन इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंच पाई है। और मैं ये भी मानता हूँ इंस्टीट्यूशंस भी डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। एक इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जहाँ 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं यहाँ आपको 400-500 बच्चे देखने को मिलते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ 10-20-25 बच्चे पढ़ते होंगे। तो मुझे लगता है नाम्स भी थोड़े अलग अलग तरीके के होने चाहिए। सेफ्टी को लेके तो नाम सेम होने चाहिए, बट अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू स्पेस एंड अदर थिंग्स, मुझे लगता है गवर्नमेंट को, अब जैसे गवर्नमेंट को अभी जो कमेटी, एक मिनट लूंगा मैं, अभी जो कमेटी बनाई गई है यहाँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन उसके चेयरमैन हैं और देयर आर 4 अदर मेंबर्स, उनको गाइडलाइंस दोबारा से फ्रेम करने के लिए कहा गया है ताकि ये जो कंसर्न्स हैं इन सबको एड्रेस किया जा सके। ऐसे में ये तो खुद ही सवाल उठ जाता है कि ये हादसा हुआ, हादसे के बाद सरकार जागी, डिवीजनल कमिश्नर साथ मीटिंग बुलाते हैं लेवल पे, तो ये इसका मतलब क्या था? फिर ये उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका फॉलोअप क्या रहा, उसका रिपोर्ट क्या रहा, उसकी रिकमेंडेशंस? पहले अगर आपने कभी कमेटी बनाई, उस कमेटी की कोई रिकमेंडेशंस हुई, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ? इसका मतलब आप किसी ने आपका दरवाजा खटखटाया और अब आप नींद से जाग रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज आल्सो इफ समथिंग हैपन्स यू मस्ट नो कितने यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट के पास ये सारा इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। इसमें प्रवीण जी, में एक सवाल और मेरा है कि अगर हम बात करें तो रूरल एरिया की, आरसपुरा, बिश्नौर, अखनूर, सुंदरबनी, नौशहरा, पहाड़ी बेल्ट में और जोरी पुंछ, ये 58 इंस्टीट्यूट जो बताए जा रहे हैं रजिस्टर्ड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कि जम्मू प्रोविंस के 58 रजिस्टर्ड हैं। मुझे लग रहा है कि जो हमने गिने थे, जहाँ टिप्स भी हम गिन सकते हैं कि 300-400 के करीब तो जम्मू शहर या इसके आसपास हम आपकी बात से बात जोड़ रहा हूँ। अभी देख रहा था जस काल पे ही 100 से ज्यादा ये बता रहा है वो 7 टॉप है। साथ में सरकार को अगर इनकी फिगरिंग ही करनी है, पता ही करना है कितने न्यूज़पेपर रोज आती है, हर इंस्टीट्यूट जो है वो न्यूज़पेपर में, जहाँ सोशल मीडिया पे आप शिकायत करता है, आप फिर भी काउंटिंग कर सकते हो। मुझे जो लग रहा है जम्मू प्रोविंस के जो 10 जिलों के अंदर उन्होंने 58 बताए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। और जिस तरह से जब गाड़ी निकलती है बच्चों की, स्कूल बस के अलावा जब ट्यूशन वाली गाड़ी आती है, छोटी वैन, एक के अंदर 20-30 लदे होते हैं, बैग जो है वो ऊपर रखे होते हैं,
और कोई वहाँ पर ट्रैफिक वाला उनको नहीं पूछता है। और वही बच्चे जो हैं जब स्कूल या ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर हम अभी शो कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2-3 ट्यूशन सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए थर्ड फोर्थ फ्लोर के ऊपर जाकर है, क्या उस तरह के नाम सरकार ने रजिस्टर करने से पहले देखे। और दूसरा एक सवाल इसके साथ ही जुड़ता हुआ, जब भी कोई फ्रेंचाइजी लेकर बाहर से आता है, वो कोई भी हो, एलन हो, दूसरा हो, जितने भी यहाँ पर हैं, तो जो IAS स्टडी के लिए या फिर नीट के लिए या दूसरे पैरामेडिकल के लिए जितने भी आते हैं, क्या आपको लगता है कि जो बाहर से फ्रेंचाइज ली जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन और खुद का अपना जम्मू कश्मीर में रजिस्टर करवाना वो आसान है या वो मुश्किल है? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो यहाँ उनकी भी होगी, लेकिन कुछ नॉर्म्स के लिए वो एक्सक्लूडेड होंगे, क्योंकि उनका हेड ऑफिस बाहर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वो इसके परव्यू में नहीं आते होंगे। बट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है, क्योंकि मैं 1-2 इंस्टीट्यूशंस को जानता हूँ जो बाहर के हैं, और वो भी वहीं अप्लाई करते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, उनकी भी इंस्पेक्शन होती है, यू हैव टू डिपॉजिट सम फी आल्सो, और बाद में उनको रजिस्टर किया जाता है। बट वही बात है कि मैं ये मानता हूँ कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रजिस्टर्ड नहीं है। गवर्नमेंट को इसमें थोड़ी सी सख्ती दिखानी चाहिए और कोशिश करना चाहिए सबको विद इन एम्बिट लाया जाए। और जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट तरह के, एक जब हम गांव की बात करते हैं, जब फारफ्लंग एरियाज की बात करते हैं, तो हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स नहीं है, उस तरह का कोई उतना डर नहीं है। लेकिन जब हम सिटीज़ में बात करते हैं, अभी मैं ये भी कहूँगा कि जम्मू भी अभी थोड़ा इससे बचा हुआ है कि यहाँ बहुत कम इंस्टीट्यूशंस ऐसे होंगे जो ऐसी बिल्डिंग्स में होंगे, है ना। ज़्यादातर 1 फ्लोर और 2 फ्लोर बिल्डिंग्स है, तो वहाँ अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन इसी तरह से हुई होती है कि ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि सिटी में सर्टनली कुछ हमारे आप कच्ची शोनी का जो इलाका है बहुत कंजेशन बहुत है, इंस्टीट्यूट भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम बहुत कर रहे हैं वहाँ उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि कोई इफ समथिंग हैपन्स तो रेस्क्यू जो ऑपरेशंस है वो इजीली हो सके। और कोई ऐसा, हम तो चाहेंगे कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा हो ही जाए तो कोई किसी को नुकसान ना हो। अब मैं आपसे सुरेंद्र जी एक सवाल ये पूछने चाहूँगा कि बच्चों की सुरक्षा, जो हमारे छोटे बच्चे जो ट्यूशन्स जाते हैं गाड़ियों में, जैसे 30 होते हैं, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं परिवार के लोग एडमिशन करवा के उसके बाद आ जाते हैं, हाँ जी बच्चा हमारा पढ़ रहा है, वो डमी क्लासेस का हो या फिर उनको किसी टैग लगा के किसी इंस्टीट्यूट में भेजा गया। बिल्कुल बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों को भी चिंतित होना पड़ेगा, कहीं तक हम भी जिम्मेवार है, क्या मानते हैं? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि जब हम सुबह अपने बच्चे को किसी गाड़ी में छोड़ते हैं और उस गाड़ी में हम देखते हैं कि 5 की कैपेसिटी और 15 बच्चे बैठे हुए हैं, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, ठीक। दूसरा ये स्कूलों की तरफ से भी इस पर पहल होनी चाहिए, वो ये कि प्राइवेट गाड़ी को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि स्कूलों की गाड़ी के चार्जेज जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में ही आप 15 से 2,000 रुपया लेते हैं पर स्टूडेंट का, जबकि प्राइवेट गाड़ी जो है वो आपको 800 से 900 रुपया जो है वो दे देगी। तो उन चीज़ों के ऊपर भी सरकार का कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप जितने जो मैक्सिमम हायर स्टैंडर्ड वाले जो इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट स्कूल है इंटरनेशनल जिसके साथ टैग लगा हुआ है, आप पवन जी उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो इसलिए वो कहते हैं भाई हम CBSE के साथ एफिलेटेड है, जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई लेना देने नहीं है, इसलिए आप जम्मू कश्मीर की सरकार ना तो हमें पूछ सकती है और ना ही आप कंप्लेंट कर सकते हैं। CBSE का दफ्तर, मुझे जहां तक अभी जानकारी है कि पिछले 1.5-2 साल पहले हमने खबर करने की कोशिश की थी, तो उसके ऊपर प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? वो कहते हैं हमारा लेना देना CBSE से है। मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी मेरा एक दोस्त है, उनका एडमिशन हुआ बच्चे का, एडमिशन के टाइम पे 3 महीने की फीस आप एडवांस लेते हैं। रूल है कि 3 महीने की फीस आप एडवांस नहीं ले सकते, मंथली ले सकते हैं, मंथ बाय मंथ। 3 महीने की फीस एडवांस दी, एडमिशन के टाइम पे आपने एडमिशन फीस भी लेनी है हर क्लास के बाद। हर बार जो है वो सरकार कहती है कि नहीं ले सकते, फी फिक्सेशन कमेटी कहती है कि नहीं ले सकते, लेकिन ली जाती है। एक बात बड़ी गौर करने लायक ये है कि 3 महीने की आपने फीस ली, 3 महीने की आपने एडमिशन फीस ली, उसके बाद उसको कम्युनिकेट किया जाता है कि भाई पिछला 1200 रुपया या 1500 रुपया आप जो और जमा बात कर रहे हैं स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं, कोचिंग सेंटर जैसे आपने हम लोग बच्चों का जिक्र किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसने कहा कि भाई 1500 रुपया और जमा करवाइए उसी 3 महीने के पीरियड का, जिसकी फीस वो दे चुका था, जिसकी रजिस्ट्रेशन करवा चुका था, जिसकी रसीद वो ले चुका था। कहते भाई नहीं, हमने उस 3 महीने में पिछली वाली फीस का हमने फीस बढ़ाई थी और वो आपको 1500 रुपया या 1200 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, जिसकी रसीद उसके पास है। तो इस तरह की मनमानी और लूट जो है वो होती है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि आपने कहा ना छोटे बच्चे जो है, वो जाहिर सी बात है कि स्कूलों की गाड़ियों का जो रेट है उसका किलोमीटर के दायरे में आप उसको फिक्स कर दीजिए कि 5 किलोमीटर का अगर है तो मिनिमम टू मैक्सिमम आप इतना लेंगे। तो आप लेंगे 2000 रुपया 1 किलोमीटर का, तो पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि भाई 7-8 में मामला निपटे। अगर कहा जाए तो एक डबल अटैक जिसे बोलते हैं ना, डबल अटैक लूट है ये कि आपका बच्चा अगर किसी निजी स्कूल में पढ़ता है, वहां पर आपको उस स्कूल की यूनिफॉर्म लेनी है, उसी स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन लेनी है, उसी स्कूल में आपने उसकी फीस भी देनी है, फिर उसी वही स्कूल तय करेगा ये बच्चा खाएगा क्या 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 नहीं खाएगा, वो चार्ट भी देना है, हो सकता है सामान भी दे दे, किताबों और यूनिफॉर्म के साथ उसका भी पैसा ले ले। फिर वही बच्चा जब प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जी, मैं छोटी सी वहां पर फिर वो एक बात ऐड, उसकी किताबें एक बात ऐड करूंगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन ऐड करूंगा। डबल अटैक है। मेरी छोटी बच्ची है 4 साल की, एक स्कूल में पढ़ती है, मैं नाम नहीं लूंगा। उस स्कूल की एक जो सॉक्स हैं वो लेने के लिए मैं अभी तक 4 दुकानों पे गया हूँ, मुझे नहीं मिली। वो एक पर्टिकुलर दुकान से ही मिली, वहां जाओगे तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। हालांकि नाम जैसे हैं वो मैंने कहा नहीं, ये डबल अटैक ये सब अलाउड नहीं है। आपने पीछे देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ जगह पे छापे भी डाले गए और ये सब चीज़ें जो थी उनको सील भी किया गया बहुत सारी दुकानों को। अब ऐसा है ना, इसके लिए ये यू कैन नॉट ब्लेम समबडी अलोन, सम इंस्टीट्यूशन अलोन। मीन पेरेंट्स का भी तो कोई रोल है, सोसाइटी का भी रोल है, हम लोग भी तो उसी भीड़ में चलते हैं और उसी तरह से उन सब चीज़ों को मान लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिफॉर्म्स, कोई कहीं कंपलसरी नहीं है कि आप स्कूल की ही बताए हुए शॉप से या स्कूल से ही यूनिफॉर्म नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला भी किसी को कंपेल नहीं कर सकता। आप तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने भी यूनिफॉर्म लगा दिया, बहुत सारे गलत है, बच्चे घूम रहे हैं, गलत है। कहते हैं कि कोचिंग के बाद मैं कुछ फ्रेंचाइजी वाली बात कही पवन जी, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि फ्रेंचाइजी या ये जो पैटर्न है, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की सरकार के एक्सचेकर को भी फर्क पड़ रहा है। आप देखिए मैक्सिमम जो बड़े बड़े बैनर है ना, उन्होंने अपने ये सब ऑफिस बनाए हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉपर अपना ऑफिस यहाँ खोलेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसकी फीस जमा करानी पड़ेगी, रेवेन्यू रिसीव जो है वो कितना साल का लेते हैं उसके मुताबिक उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। वो प्रवीण में बता सकते हैं ये क्या उसका फार्म यहाँ है, फार्म यहाँ भरा जाएगा, अप्रूवल दिल्ली से होगा। क्या क्या उसका असर पड़ता है यहाँ पर? देखो, 2 सवाल हुए, एक तो जो डबल अटैक मैंने जो कहा वो वाला, और एक चीज की क्या बाहर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर है, जो जिस तरह से सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों पर, यहाँ के एक्सचेकर के ऊपर फर्क पड़ता है क्या? देखिए कुछ तो पड़ता ही है इन द सेंस। सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई ये जो स्कूल्स हैं इस तरह से करते हैं, तो मैं ये कहूँगा देखो सरकार है ना, सरकार का काम ये सारे सरकार का काम है रेगुलेट। सवाल आपसे नहीं है सर, आप इस लाइन में आप गहराई से आप वो करेंगे, इसलिए उसकी आप से बता सर, मैं बिल्कुल सही से इसलिए सामने जब आपको घेर दम में हम आपके इट्स ओके। देखो मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ओनली, हम सोसाइटी का हिस्सा है। जो आपने मुद्दा उठाया है ये बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं, और हम कई बार खुद सोचते हैं कि भाई जो इवन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको भी कई बड़ा जेन्युइन पड़े, ऑफ कोर्स होते हैं, जेन्युइन को इनजेन्युइन के सामने तो प्रॉब्लम्स होती हैं। बट मैं ये कहता हूँ इस सब के बावजूद गवर्नमेंट के पास एक रेगुलेटरी पावर रहती है, स्टेट के पास, स्टेट रेगुलेशंस बना सकती है, स्टेट स्कूल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, किस किस तरह के स्कूल्स है, किस लेवल के हैं और कितना चार्ज कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, और बहुत कुछ है भी। वो कितना इंप्लीमेंट होता है वो अलग बात होगी। दूसरा आपने कहा जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस आते हैं उससे गवर्नमेंट को एक्सचेकर को, देखो कोई बाहर से इंस्टीट्यूट आया, रजिस्ट्रेशन तो यहाँ हुई पर रेवेन्यू तो उसका ऑफिस बाहर गया था, यहाँ है जम्मू कश्मीर वहाँ होता है, स्टेट को कुछ लॉस भी होता होगा। यूनिवर्सिटी भी है क्या बट कोर्सेज की सेम कोर्स की एक इंस्टीट्यूट अलग पैसा ले रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूट अलग पैसा ले रहा है। वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जब तक गवर्नमेंट नहीं डिसाइड स्ट्रक्चर है तो अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके लिए तो होगा ही, इसके लिए फीस स्ट्रक्चर तय किया गया है पूरा
कि एक एक सब्जेक्ट के प्रति हाँ। आपको जो पैसा पे करना है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, तरह तरह के जो कोड दिए हुए हैं, वो आपको पता होगा, जो कोडिंग सिस्टम होता है, उस कोड के हिसाब से इन्होंने फीस जो है वो इन्होंने सेलेक्ट की गई। वैसे कोई इसमें यूनिफॉर्मिटी है नहीं। व्हेन वी सी दिस इन प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। सब इंस्टीट्यूशंस का अपने अपने तरीके से है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है, कितने आवर्स की क्लास होती है, कितनी देर तक चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है वो सरकार अगर चाहे तो उसमें भी उस चीज़ पर भी रेगुलेशन ला सकती है। अच्छा, स्कूलों के केस में तो है ना कि आपने अगर ईयरली इंक्रीज करना है तो आप इतने % कर सकते हैं। जब फी फिक्सेशन कमेटी रखी हुई है, वो मतलब का नाम की है, दैट इज फाइन, लेकिन वो देखो, वो ऐसे तो जो नाम थे उसमें बहुत कुछ है। अब वो कितना इम्प्लीमेंट होता है, इसमें जो नियम कानून जो गाइडलाइंस हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट की है, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमें इन्हीं नॉर्म्स में से कहीं पर भी लगता है कि डील बढ़ती गई है, कहीं पर भी कोई आपकी गलती है, तो पहली बार जो पकड़ा जाएगा उसको 25,000 का जुर्माना होगा, दूसरी बार में 1 लाख का होगा, और थर्ड बार में आपका पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपके ऊपर केस दर्ज होगा, वो आप अलग से ट्रायल भुगतेंगे। चलो खैर, इन चीज़ों को मैं कहूँगा कि ये जो नाम्स होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर, तो माशाल्लाह इनको तो सब जानते ही हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो इस समय लगातार शहरी ग्रामीण इलाकों में जो भीड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की है, जहाँ ट्रेनिंग से जो कोचिंग सेंटर्स की है, बच्चों का भविष्य हर माँ बाप चाहता है कि उज्जवल हो, मेरे बच्चे पढ़े। बिल्कुल। लेकिन एक समय था जब ये कुछ नहीं था, निजी स्कूल भी नहीं थे, सरकारी स्कूल होते थे, तब भी पढ़े हुए आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग बैठे हुए हैं। तो क्या जो हम परिवारों का जो एक सोच है, और एक जो निम्न वर्गीय परिवार दूर दराज बैठा है, जो जी अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसके बच्चे फिर भी यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं, और जो बड़े सोच वाले लोगों के बच्चे वो अदर में लटके रहते हैं, उस चीज को लेकर आप क्या कहते हैं? एक चीज और प्रवीण जी, इसके साथ ही ये जो अभी नीट वाला बड़ा हुआ, उसके पीछे भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ही बड़ा नेटवर्क जो नेट बन रहा है। उसी पे आने वाला था कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के 10-10 बच्चे के सेम नंबर आ रहे हैं। ये चीज देखिए, मैं ये मानता हूँ, जब आपने ये पीछे जो नीट की बात की, नीट का जो इंसिडेंट हुआ, तो नेचुरली कहीं ना कहीं तो सवाल उठे हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं जिसने लीक किया होगा, इवन दोज हु वर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कहीं ना कहीं तो उनके पास फेलियर तो है ही। तो गवर्नमेंट जब इस तरह की चीज़ सामने आती है, गवर्नमेंट हैज़ टू बी मोर विजिलेंट अबाउट इट। और जहाँ तक आप ये कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे कोचिंग सेंटर में नहीं जाते। और आज की डेट में तो ये जो आपका मोबाइल है ना, ये आपको सब कुछ दे रहा है। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से प्रिपरेशन करते हैं, राइट टाइम पे करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इसलिए जाते हैं कुछ लोगों को इतनी, मतलब एक तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा ये है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये एकेडमिक से थोड़ा डिफरेंट रहता है। कैसे डिफरेंट रहता है? एकेडमिक में तो एक फिक्स्ड है ना कि इतने % नंबर आते हैं तो पास हो जाएंगे। तो अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 ने उतने नंबर लिए, सब पास हो गई। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, तो उसमें क्या है, सीट्स लिमिटेड है, जॉब्स लिमिटेड है। यू हैव मोर स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द सेम। आप यूपीएससी की बात करिए, 1000 से कम सीट्स होती हैं, और 10,000 लोग हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो अप्लाई करते हैं, और 5 से 6 लाख लोग वो हैं जो प्रीलिम्स का टेस्ट देते हैं। तो आप सोचिए, 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 1000 से कम सीटें हैं। तो वो इसलिए जाते हैं ताकि उनको लगता है कि शायद जाने से हमें कोई एज मिल जाएगा, हम जो चीज़ काफ़ी देर के बाद, जिसमें हमारा काफ़ी समय लगेगा, वो हम जल्दी कर लेंगे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इसलिए यहाँ रोल रहता है, इसीलिए स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते भी हैं। और फिर मैं कहूँगा कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो अपने लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं, ऑनलाइन कुछ ना कुछ देख के, तो कहीं ना कहीं से उन एग्जाम्स को क्रैक भी करते हैं। ये कहना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने से ही बच्चा पास होता तो सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे उन्हीं के पास होते, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाते और फिर भी पास करते हैं। तो प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। तो
हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट पे जाए, उसका भविष्य उज्जवल हो। और फिर जब इस तरह के हादसे होते हैं तो सरकार उस समय जागती है। ये अगर कहा जाए तो एक परंपरा है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद जितने भी राज्य होते हैं वहां पर ये भागदौड़ शुरू हो जाती है कि चेक करिए, फटाफट करिए, कमेटी बनाइए, रिपोर्ट सबमिट करिए। फिर रिपोर्ट आती है और उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर सब ठीक है, अगर कहीं ऐसा होता है तो हमारे पास वो साधन है कि हम उनसे निपट लेंगे। लेकिन ये सबक लेने की ज़रूरत है कि इस समय जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू प्रांत की बात करते हैं, जम्मू शहर की बात करते हैं, जिस तरह से गली गली चौराहों के ऊपर कुक्कर मुत्तों की तरह ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज की तरफ से, या कहा जाए कि जो इंस्टीट्यूट्स की तरफ से गली गली में सेंटर, कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, जिनके नाम से अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। बच्चों का जो भविष्य है वो आप उज्जवल बनाने के चक्कर में कहीं उन्हें अंधकार की ओर न धकेल कर ले जाएं। इसके ऊपर भी आपको गहन चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। थैंक यू।